का हमारा टॉपिक हो गया फर्स्ट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे समझोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सभी जगह सेम डायरेक्शन क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है V, और इसमें हम एक कोई भी कंडक्टिंग लूप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना लेता हूँ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। ये जो हमने सर्कुलर लूप लिया, ये कंडक्टिंग लूप है, तो इससे जो फ्लक्स है चेंज होगा। यस सर। और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यस सर। और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगा। यस सर। और करंट में हमने पढ़ा है कि वोल्ट, या इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है कि वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम ये बोल सकते हैं कि इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, induced electric field is due to change in magnetic। अब यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप लिया जिसका कि रेडियस जो है वो r। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड यदि हम सिर्फ निकाले तो लिखेंगे d∅dt। और फ्लक्स इक्वल टू होता है फील्ड इनटू एरिया। माइनस d∅/dt नहीं होता? क्या होता है? अच्छा नहीं, ठीक है, वो कट जाएगा, ठीक है। माइनस की बात कर रहे हो? हाँ, वो यहाँ कट पे मैं जाएगा। डायरेक्शन नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस लिया ही। हम्म। और ये हो गया फील्ड, फ्लक्स हो गया फील्ड इनटू एरिया। और एरिया जो है डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। आर डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसको रेडियस को मेरा स्मॉलर, ये हो गया पाई आर। ये हो जाएगा dv/dt। फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा, पाई आर। क्लियर? यस सर। अब ईएमएफ इंड्यूस, अब यहाँ पे डायरेक्शन निकाले कि सपोज फील्ड जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें बता सकते हो जो करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? फील्ड इंक्रीज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लेंज लॉ से कैसे निकालते हैं? फील्ड इनटू द प्लेन है, इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कराने के लिए आउट ऑफ प्लेन, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, तो उस पे जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और हर पॉइंट पे सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। मैं इसको ना बेसिक फॉर्मूला, इसको इसके पास में नहीं लिखूंगा। इसको मैं बेसिक,
माइनस लगा देता हूं। अब इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू टू पाई आर, इसको दोनों को इक्वेट फ्रॉम 1 एंड 2, E इंटू टू पाई आर इसका टू हो जाएगा माइनस d5 E इसकल टू है। एक जनरल फॉर्मूला हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों के प्रॉपर्टी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? यहाँ यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सर्कुलर, इसका मतलब क्लोज लूप फॉर्म कर गया। यस सर। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। इसको मैं नोट करके यहाँ लिख लेता हूँ। induced electric field or closed respect। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सिलिंड्रिकल रीजन में है, इस ये उसका क्रॉस सेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी के अंदर है, और डायरेक्शन दे दिया मैंने इनटू द, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर जिसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो और ये इसका सिलेंडर रेडियस। क्या बोले? ये सिलेंडर का बेस है। हाँ, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। हम ये नहीं बोल सकते ना कि एक सर्कल में, क्योंकि थ्री डाइम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लाइन है, थ्री डायमेंशनल तो होगा ना ये। जो सिलेंडर है, सिलेंडर में के क्रॉस सेक्शन पे। हाँ, ये तो मैं ऐसे देखो, ये दिख रहा है मेरा मार्कर, यस सर। इस तरह से है। तो हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है सिलेंडर का, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल। ओके सर, समझ गए। ठीक है, इसका सेंटर है O। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट डिस्टेंस r, स्मॉल r, या ऐसे लेते हैं एट डिस्टेंस r/2 और एट डिस्टेंस 2r। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है एट द रेट ऑफ d/dv/dt। फील्ड B है, magnetic field is changing, magnetic field change at the rate dv by find induced electric field from its center at distance। पहले लेते हैं r/2, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, r/2 रेडियस का एक इस तरह से एम्पीरियन लूप कंसीडर, एक लूप कंसीडर।
तो सर्कुलर लूप कंसिडर करेंगे। हाँ, सर्कुलर लूप कंसिडर करेंगे। आर का वैल्यू आर, और इस लूप के लिए हम यहाँ पे, इससे क्या होगा, हमें r/2 डिस्टेंस पे फाइंड करना है ना, हर पॉइंट पे सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, सेम। सेम। E का फॉर्मूला d∅dt, डायरेक्शन हम बाद में निकाल लेंगे लेंज लॉ से। ये हो जाएगा फील्ड इनटू पाई r² d। फील्ड चेंज हो रहा है, ये हो गया dv/dt पाई r। स्मॉल r का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे हम r/2, और दूसरा हो जाएगा e इंटू 2 पाई, तो e इंटू 2 पाई r पाई r। यहाँ से e का वैल्यू आ गया हाफ r/2 dv/dt। अब यहाँ पे पुट कर दो r का वैल्यू कैपिटल R, कैपिटल R/4 dv/dt। r/4 dv/dt। ये हो गया हमारा r/2 डिस्टेंस पे। अब हम निकालेंगे 2r डिस्टेंस पे। दोनों डायरेक्शंस को कैसे और देखेंगे? डायरेक्शन देखो, इंक्रीजिंग लिखा है मैंने, यहाँ पे चेंजिंग लिखा है, इसको इंक्रीजिंग फिर लेंज लॉ से निकाल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। यस सर। अब हमें निकालना है r/2 डिस्टेंस। r/2 नहीं 2r, एट डिस्टेंस 2r, एट डिस्टेंस 2r। मेथड हमारा सेम है, हम 2r रेडियस का लूप कंसीडर करेंगे। इसका जो हमने लूप कंसीडर करेंगे उसका रेडियस होगा 2r। अभी तुम बना सकते हो, ट्राई करो तुम, फिर मैं बताता हूँ। इसमें कंसेप्ट क्या है कि देखो, हमें निकालना है बड़े वाले सर्कुलर लूप से ना फ्लक्स, यस सर। लेकिन फील्ड सभी जगह नहीं है, फील्ड सिर्फ r रेडियस में ही है, लेकिन निकालना हमें बड़े वाले लूप से। तो एरिया हम पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर नहीं होगा, पाई इंटू r² ही होगा। फ्लक्स तो तभी होगा ना जब फील्ड फ्री हो, तो फील्ड तो कुछ पार्ट में है, कुछ पार्ट में है ही नहीं, तो जहां पे फील्ड ही नहीं वहां पे एरिया क्यों लेंगे। यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा हमारा, वो फ्लक्स होगा b इंटू पाई कैपिटल r² होगा, ये कांस्टेंट फिक्स हो गया। रेडियस जो है ये 2r नहीं होगा। आई बात समझ में। यस सर। E का वैल्यू निकालोगे d∅/dt, तो ये हो जाएगा dv/dt इंटू पाई कैपिटल R। और दूसरा हो जाएगा E का वैल्यू E इंटू 2 पाई स्मॉल r, और स्मॉल r का वैल्यू पुट कर दें कैपिटल, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r। अब दोनों को इक्वल, E का वैल्यू आ गया, वैल्यू सेम ही आया। हमने वैल्यू ऐसा लिया था कि सेम आया, लेकिन दोनों का फॉर्मूला वैसे अलग अलग, एक में r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यदि यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करते, स्मॉल आर निकालते ना, तो ये स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, जबकि ऊपर वाला जो था वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यस सर। है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 से कैपिटल आर तक इंक्रीज होगा लिनियरली, उसके बाद डिक्रीज होगा। लीनियरली। नहीं, डिक्रीज तो होगा, हाइपरबोलिक है ना 1/r। इसका यदि हम ग्राफ बनाते, क्यों सर? लीनियरली नहीं होना चाहिए, हाइपरबोलिक कैसे हो जाएगा? 1/r है ना, 1/r का ग्राफ क्या होगा? ठीक है। तो ये यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर ये इस तरह से। ठीक है? यस सर। इसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। एक तरह का क्वेश्चन, ये नंबर 4 न करो, नंबर 3 या नंबर 4, ये 3 एंड 4। फील्ड के अंदर है और ये मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, किस में नहीं होगा। फिर फील्ड तो कांस्टेंट है, तो कोई इंड्यूस क्यों होगा इलेक्ट्रिक? नेट फ्लक्स 0 होगा, नेट ईएमएफ 0 होगा, लेकिन दो में होंगे नेट 0। देखो, जीरो ए बी और डीसी में हो जाएगा। ए बी और डीसी में नहीं होगा, इसमें लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल होगा। बीसी और एडी में होगा ना, लेंथ वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर, अच्छा। और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बी क्रॉस बी। यदि तुम निकालोगे डायरेक्शन, तो इसमें ऐसा होगा और इसमें ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा नेट, लेकिन बीसी और एडी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस रहेगा। दोनों में इंडिविजुअली देखेंगे तो दोनों में ईएमएफ इंड्यूस है, लेकिन नेट ईएमएफ 0 हो जाता है, इसलिए करंट नहीं। नंबर 4 देखो, डायग्राम बनाओ। ये तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। अच्छा। वहां पे मुझे थ्योरी में ना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पूछा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो नंबर 4 क्वेश्चन, a uniform but time very magnetic field exists in cylindrical फील्ड जो है डिक्रीज हो रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज को हमने उस पॉइंट पे रख दिया, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को रखा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम्म। और पॉजिटिव चार्ज का मोशन का मतलब करंट का डायरेक्शन, मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता दो, सिंपल है। यहाँ पे इस तरह से एक लूप कंसीडर कर लो और देख लो कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड जो है डिक्रीज कर रहा है, क्लॉकवाइज हो जाएगा ना हमारा। हाँ, सॉरी, क्लॉकवाइज होता है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। सर
इवन आपने जो एनोटेट किया ना वो हटा दो, मेरे को 4 दिख नहीं रहा कि है कहाँ। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 है ना, तो चौथा एरो 4 है। अच्छा 4 रहा, ठीक 1 है। 2 3 दिख रहा है ना, तो फोर्थ वाला एरो है। ठीक है, ये डन। सिर्फ फोर्थ का एरो ही। ये हम्म। फोर्थ एरो है। ठीक है। क्लियर। अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक कर देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं समझा रहा हूँ। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखो, एक हम क्वाइल लेते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, तो उसमें हमने कैसे बनाया था, एक बार मैग्नेट को मूव किया, या फिर एक दूसरा करंट कैरिंग लूप था उसे मूव किया, यहाँ या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसे चेंज किया। इस केस में क्या हो रहा है कि एक क्वाइल है, उसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं जिससे कि करंट चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। यस सर। तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यस सर। तो ये इसका फील्ड है। और यदि हम इस करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा, उस करंट को हम चेंज करें तो जो फील्ड है वो भी चेंज होगा, हम्म। और जब फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसी क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसी के चेंज के कारण उसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा। क्वाइल के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। आई बात समझ में। क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम क्वाइल, उसी क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण उसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। हम्म। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसका डेफिनेशन which EMF induced in it change its current, change its self। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो फेराडे लॉ ने कहा था कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो फ्लक्स हम्म। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। समझोगे यहाँ पे, कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, यदि हम करंट को डबल कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। वो जितने भी फॉर्मूला तुमने देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो फील्ड को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। हम्म। करंट को ट्रिपल करेंगे तो फील्ड ट्रिपल हो जाएगा, तो फ्लक्स भी ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, फाइव इक्वल टू यहाँ पे एल कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस।
या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर दूसरा नाम है कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन। इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। हेनरी। हेनरी, HENR, हेनरी। और जब हमें फ्लक्स मिल गया तो हमें मालूम है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस d∅dt। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस LdI/dt। ठीक है। यस सर। और ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल से समझे। एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, और करंट जो है इंक्रीज कर, हमने यहाँ पे केस लिया है आई इंक्रीज, आई इंक्रीज। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लेंज लॉ क्या कहता है कि उसे डिक्रीज कराएगा। इसका मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ होगा। आई बात समझ में। यस सर। और यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, करंट है लेफ्ट से राइट, इसमें करंट डिक्रीज हो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस से इंक्रीज हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो। यस। क्लियर। यस तो सर। जिस तरह से देखो इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होता है, उसी तरह से कॉइल के लिए इंडक्टेंस होता है। यही बात समझ में। तो हम यहाँ पे सोलेनॉइड जो कि एक कॉइल है उसके लिए हम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालें। तो क्या डिराइव मैं करूं या तुम्हें जानते हो? हेलो, अच्छा डेरिवेशन में बता दूं? सर वैसे करवाई हुई है डेरिवेशन तो। नहीं, समझ में आ गया ना सब ठीक से? हाँ डेरिवेशन तो समझ आ गई थी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला, तो उसमें तीन फॉर्मूले में लिखे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इसका फॉर्मूला है L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A, और कैपिटल N के टर्म्स में है म्यू नॉट N स्क्वायर A/N। स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, है ना। यस सर। ये है नंबर, इसको ऐसे लिख लेता हूँ समझ में आ जाएगा। N/L है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और ये टोटल, L लेंथ हो गया, A एरिया हो गया। और जिस तरह से कैपेसिटर में क्या होता है कि एक डायरेक्ट्रिक फिल कर देते हो जिसका कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। ये। और कैपेसिटी ए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K और एप्सिलॉन R का वैल्यू सेम होता है ना हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी। यस उसी सर। तरह से सोलेनॉइड के अंदर एयर है, ये फॉर्मूला हमारा कब है, जब उसके अंदर एयर है। लेकिन यदि उसके अंदर हम कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे जिसकी की रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, चैप्टर नंबर 5 में तुमने पढ़ा होगा, रिलेटिव यस। परमिएबिलिटी म्यू आर है, जिसमें तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसका म्यू आर 1 से कम होता है। पैरामैग्नेटिक का 1 से ग्रेटर होता है,
और फेरोमैग्नेटिक का 1 से वेरी वेरी लार्ज होता है। तो हम इसमें भी वहां पे भी k से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एप्सिलॉन r के इक्वल है, तो यहाँ पे म्यू r से मल्टीप्लाई होता है। if there is a substance of relative permeability inside soil, L का वैल्यू हो जाएगा म्यू r से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी फॉर्मूला है। क्लियर? यस सर। और कैपेसिटर में जब हम चार्ज करते हैं तो एनर्जी स्टोर कर लेता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। उसी तरह से कॉइल में से जब हम करंट फ्लो करेंगे तो भी एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ये भी डेरिवेशन करवाया होगा तुम्हें। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं, क्योंकि उसका यूज कैसे करना है समझ नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन, इसका फॉर्मूला है, वहां पे होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे सी की जगह पे हो जाएगा एल और वी की जगह पे हो जाएगा करंट, हाफ एल आई स्क्वायर। नेक्स्ट है, वहां पे होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सर मैग्नेटिक, सर वहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करवाया था। करवाया मैं करवा दूं। एक कॉइल है हमारा, इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। इसमें करंट है आई, और ये करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, हम मान लेते हैं। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। और डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दिया है, तो ई का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो एल डी आई बाई डी टी, माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन शो कर दिया। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। अब देखो, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसे देखो, करंट फ्लो उसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है, यस सर। तो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताया था ना, सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, जो नीचे वाला जा रहा है तो डिस्चार्ज होता है, और सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो चार्ज होता है। तो केमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कोई ड्राई सेल तो है नहीं हमारा, कोई केमिकल तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये न्यूज आई बात समझ में। और जिसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज, तो करंट इनटू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। यदि लॉस हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है। यदि जब चार्ज हो रहा है तो रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी है, इसको लिखेंगे डी यू बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। और ये हो गया आई, और ये हो गया एल डी आई बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा ड्यू इज एल आई डी आई। इसको इंटीग्रेट
करंट का वैल्यू 0 से आई, एनर्जी का वैल्यू 0 से पर डिस्चार्ज हो रहा तो फिर एनर्जी डिसिपेटेड होता है। हाँ जी, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया हाफ। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल, इसका मतलब है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा बी स्क्वायर, हाफ यहाँ पे भी हाफ है, और वहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है न्यूमरेटर में होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट उल्टा रिलेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये हम इजिली डिराइव कर सकते हैं इस तरह से। एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैट में भी तुमने याद होगा हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव करते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम सोलेनॉइड के लिए डिराइव करते हैं क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये हो जाएगा एरिया, तो ड्राइव करना इजी है, बस फॉर्मूला सबके लिए सेम ही। हाफ, हमें बी के टर्म्स में निकालना है, एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई बाय आई। इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। आई का वैल्यू हो जाएगा बी डिवाइड बाय म्यू नॉट एन डिवाइड बाय ए। तो ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर? यस। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये सेल्फ इंडक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन में तो सिर्फ डिफरेंशियल और डेरिवेशन है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक क्वाइल था, उसी क्वाइल में करंट फ्लो होने के, करंट जो फ्लो कर रहा है उसके चेंज के कारण उसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे दो क्वाइल हो, यस सर। यहाँ पे दो क्वाइल है, एक हमारा ये क्वाइल है, और दूसरा क्वाइल हमारा ये। तो जो किसी एक क्वाइल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये फील्ड प्रोड्यूस होगा, फील्ड होगा तो अपने क्वाइल में भी होगा, सभी जगह होंगे, तो कुछ ना कुछ फील्ड सेकंड क्वाइल में भी हो जाएगा। और जब करंट चेंज करेंगे तो फील्ड सभी हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो जो सेकंड क्वाइल है उससे भी वहां पे भी फील्ड चेंज होगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो। फील्ड तो चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट क्वाइल में करंट चेंज हुआ तो सेकंड क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। यदि सेकेंड क्वाइल में करंट चेंज होगा तो फर्स्ट क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोलते हैं समझोगे, यदि फर्स्ट में करंट का वैल्यू जो है वो 3 से 5 एम्पियर चेंज हुआ, आई बात समझ में, तो सेकेंड क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ 2 वोल्ट। यदि सेकेंड क्वाइल में करंट का वैल्यू 2, इसमें भी 3 एम्पियर से 5 एम्पियर करंट चेंज हो, तो फर्स्ट क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 2 वोल्ट ही होगा। अब दोनों जो क्वाइल है उसमें एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि फर्स्ट क्वाइल में 3 करंट जो है 3 से 5 एम्पियर चेंज किया तुमने, तो सेकेंड क्वाइल में 2 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ। यदि सेकेंड क्वाइल में 3 एम्पियर से 5 एम्पियर चेंज करोगे
तो फर्स्ट कॉइल में 2 वोल्ट ही इंड्यूस होगा। इस केस में पहला कॉइल बड़ा है या दूसरा कॉइल बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये दो कॉइल का प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आई बात समझ में? यस सर। यदि एक कॉइल छोटा है दूसरा कॉइल बड़ा है तो जो 2 वोल्ट है उसकी वैल्यू चेंज कर जाएगी। मान लो किसी कॉइल का हमने साइज चेंज कर दिया, जो 2 वोल्ट है वो चेंज कर जाएगा। मान लो 2 से 2.2 हो गया तो यहाँ भी 2 से 2.2 ही हो जाएगा। अच्छा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारा उसी तरह से बनेगा कि एक कॉइल में करंट है आई, उस करंट के कारण दूसरे कॉइल में फ्लक्स है फाई। यहाँ पे सेल्फ में क्या था, जिस कॉइल में करंट था फ्लक्स भी उसी से लेते थे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करंट है एक कॉइल में और उस करंट के कारण फ्लक्स है दूसरे कॉइल में। और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो कांस्टेंट आएगा वहां पे ई को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो एसआई यूनिट भी सेम है। कैपिटल हमारा ईएमएफ इंटू उसका फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई। ठीक है। और यहाँ पे एक ही डेरिवेशन है हमारा टू कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू एक्सियल एक सोलेनॉइड हमारा ये दूसरा हमारा ये ठीक है। लेंथ दोनों का सेम है, दोनों का लेंथ है एल। जो आउटर सोलेनॉइड है 1 और इनर सोलेनॉइड है 2 और आउटर। R1 है रेडियस और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और इनर के लिए R2 हो गया रेडियस और N2 हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। म्यूचुअल इंडक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम डेराइव करेंगे तो आउटर करंट में करंट फ्लो कराएंगे, फ्लक्स निकालेंगे हम इनर से। और दूसरी बार हम इनर में करंट फ्लो कराएंगे, आउटर से फ्लक्स निकालेंगे। देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दोनों केस में सेम आएगा। आई बात समझ में? यस सर। पहले हम करते हैं फर्स्ट केस में। आउटर 1 है, करंट I1 फ्लो थ्रू
आउटर सोलेनोइड, तो फ्लक्स इनर से क्या होगा, फ्लक्स थ्रू इनर सोलेनोइड के, तो आउटर में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम होता है हमारा, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, नॉट एन आई वन, म्यू नॉट एन आई। तो इनर का नाम है 2, तो फाई 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्न, इसमें एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न है। N2 फील्ड का वैल्यू I1 के कारण एरिया, एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा ना, अंदर वाले का रेडियस R2, और फील्ड भी एक्सियल, एरिया वेक्टर भी एक्सियल होगा, एरिया वेक्टर भी एक्सियल और फील्ड का डायरेक्शन भी एक्सियल, और 0 N2 है नंबर ऑफ टर्न टोटल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। पाई का वैल्यू MI होता है, तो इसको लिखते हैं M21, करंट है हमारा I, ये हो गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L इंटू I1 I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा M21 का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर। ये आया फॉर्मूला हमारा। तो हमने आउटर में करंट फ्लो कराया, इनर से फ्लक्स निकाला। अब हम इनर में करंट फ्लो कराएंगे, आउटर से फ्लक्स निकालेंगे। सेम ही आ जाएगा फॉर्मूला, क्या? सेम फॉर्मूला आ जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, जैसे कि R1 बड़ा कॉइल है, हाँ हाँ, वही रीजन है कि उसमें हम एरिया अंदर वाले का ही लेते हैं, इसलिए वैल्यू और सेम आ उससे जाएगा। ही वाले का ही लेंगे, हाँ, तो तो ये सेम ही आएगा। मैं लिख देता हूँ, इतना लिख लिया है तो मैंने, एक करंट I2 फ्लो थ्रू इनर सोलेनोइड, then flux through outer solenoid Y1। नंबर ऑफ टर्न लेंगे पहले हम N1, फील्ड का वैल्यू हो जाएगा V2, एरिया जो है छोटे वाले का ही लेंगे, यही सबसे बड़ा कंसेप्ट, क्यों? और 0 टी। सिर्फ उतने ही एरिया में है ना। हाँ, ये हो जाएगा, इसको M12 I2 लिख ले, ये हो जाएगा N1L। ये दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ इक्वल है, हाँ, दोनों के लेंथ इक्वल। और अगर अलग अलग होती तो फिर अलग हो जाता फॉर्मूला। अलग अलग होती तो हमारा कहाँ पे फर्क पड़ता है? इधर फर्क पड़ जाता है ना, N1, जब कैपिटल N को आप खोलोगे तो फिर वो NL बन जाएगा, तो LL तो अलग हो जाएगा दोनों का। तो ये जो एक्चुअली में है ना, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला देखो, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है नहीं, क्यों? क्योंकि फील्ड मैंने बताया था कि सोलेनॉइड के केस में जो यूनिफॉर्म होता है वो सिर्फ होता है बीच वाले रीजन में, लेकिन हम यहाँ तो सब जगह ले रहे हैं। हम्म। अच्छा। ठीक है, फिर सारे हाँ, फैक्टर को कंसीडर करोगे तो सेम ही रहेगा। अच्छा फिर फील्ड वाला पार्ट बदल जाता। हाँ, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ बीच वाले रीजन में होता है, एंड की तरफ जाओगे तो फील्ड डिक्रीज करता है।
ओके। ये हो जाएगा हमारा N1L, ये हो जाएगा म्यू नॉट M2 I2 बाई। यहाँ पे भी हमारा I2 कैंसिल हो जाएगा। ये M12 का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट N1 N2 बाई R2। दोनों सेम आ गया ना? यस सर। तो M is M12, किसी भी दो कॉइल का जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका फॉर्मूला में याद रखना है। रेडियस जो है इधर वाले, ठीक है। यस सर। ये हमारा ये भी हो गया। अब एक सी जनरेटर वो भी कर ही देता हूँ ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। एसी जनरेटर से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका यूज क्या है? टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखने के लिए हम एसी वोल्टेज। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फैराडे लॉ पे काम करता है। E इक्वल टू माइनस d∅dt। इस प्रिंसिपल फैराडे लॉ पे वर्क करता है। कैसे काम करता है वो देख लो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। एक प्रॉब्लम मैंने बताया था कि इस पे डायरेक्ट बन जाएगा। एक हमारा इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसको बोलते हैं आर्मेचर। इसके अराउंड कॉइल को जो है वाइंडिंग किया हुआ है। इसके चारों तरफ कॉइल की हमने वाइंडिंग कर रखी है। बहुत सारे टर्न है, यहाँ पे मैं दो ही टर्न, एक ही टर्न बना रहा हूँ डायग्राम क्लियर रखने। ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसके चारों तरफ हमने, रेक्टेंगुलर नहीं क्यूबाइडल समझो, हमने एक कॉइल की वाइंडिंग कर दी। और ये जो पार्ट है दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में है। एक तरफ ये रहा हमारा मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। एक मैग्नेट हमारा यहाँ पे, ये हमारा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो गया। और ये जो आर्मेचर है इसको हम रोटेट करा रहे हैं ओमेगा एंगल से। और यहाँ पे नीचे दो स्लिप रिंग है हमारा। ये डॉटेड का मतलब कि कहीं टच नहीं किया है। अच्छा। और यहाँ पे दो मेटल ब्रश है। ब्रश के फॉर्म में इसलिए ताकि ये जो रिंग है ना ये मूव कर रहा है तो इसको क्रॉस कर जाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट कांटेक्ट में रहेगा। आई अच्छा। बात समझ में? यदि हम सॉलिड कांटेक्ट में लगा देंगे तो इस रिंग को पास ही नहीं होने देगा, इसलिए ब्रश के फॉर्म है। आई बात समझ में? तो यस ब्रश के सर। फॉर्म रहेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा कांटेक्ट में भी रहेगा और ये जो रिंग है इससे पास भी कर जाएगा।
और इसको हम एक सर्किट से कनेक्ट करें। क्लियर? यस सर। ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब जब हम इस क्वाइल को, आर्मेचर को रोटेट कराएंगे, तो जो हमारा क्वाइल है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो हम रोटेट करा रहे हैं, तो आफ्टर वन रिवोल्यूशन के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज होगा उसकी अपनी वैल्यू एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होगी, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर। आई बात समझ में? तो यस इसका सर। हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो कैसे। तो इसका हम एक डायग्राम फिर से बनाते हैं। हमने ये बनाया फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फील्ड तो सेम है। जो हमारा लूप है, शुरू में इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका डायरेक्शन राइट की तरफ है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन। इसका मतलब ये डायग्राम में समझाऊं, देखो तो मेरे इस मोबाइल को देखना। ये ऐसे है, शुरू में जो कॉइल है हमारा इस तरह से है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल नजर आएगा। यस सर। आई बात समझ में? हाँ जी। एरिया वेक्टर भी राइट और फील्ड भी राइट। अब इसके बाद ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो जब हमारा एरिया वेक्टर है वो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। हम्म। आई बात समझ में? हाँ जी। तो ये हमारा रोटेट हो रहा है, तो टी टाइम के बाद जो है ये इस तरह से हो जाए। ये बात समझ में आया बताओ? और ये कितना रोटेट होगा, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है, तो ओमेगा। थीटा का वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगा ये। बोलो, यही तक समझने की चाहिए, उसके बाद उसे इक्वेशन लिखेंगे, बन जाएगा हमारा। यही तो समझ गए इतना। टी टाइम के बाद फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है थीटा, तो हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न एन है, फील्ड है बी, एरिया ए, कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन बी ए कॉस। कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, या माइनस एन बी ए। कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होगा, और ओमेगा से मल्टीप्लाई है तो ओमेगा से बार हो जाएगा ना ऐसा। यस सर। ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला है। इसमें साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 1। तो हम यहाँ पे एन बी ए ओमेगा को पुट कर देते हैं, एन बी ए ओमेगा को पुट कर देते हैं ई। हमारा ई का वैल्यू हो गया ई नो साइन, और ये हो गया हमारा ईएमएफ एम्पलीट्यूड, ईएमएफ एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, देखो तो इस डायग्राम को समझोगे। एक कॉइल जो है रोटेट हो रहा है ना? कॉइल रोटेट हो रहा है, और जो एक्सिस है
वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। यस सर। तो हमारा ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग होगा साइन ओमेगा टी, और इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा एन वी ए ओमेगा। और इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे, साइन ग्राफ मिलेगा आप साइन का ग्राफ बन जाएगा ये, और मैक्सिमम वैल्यू एन बी। साइन का ग्राफ हमारा, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। और इसी एसी जनरेटर को जब आप सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो जो करंट है वो भी एसी हो जाता है। तो करंट भी वेरिंग हो जाता है। हाँ, करंट भी बिल्कुल इसी टाइप का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चैप्टर है एसी, उसमें यही सब है। अच्छा। ये जीरो, ये हो जाएगा टाइम पीरियड 1 रिवोल्यूशन, और टी का वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाई। ठीक है, डन। यस तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर के सारे थ्योरी पढ़ा दी। सर। आरएल सर्किट्स नहीं, कौन से? आरएल सर्किट्स। हाँ, आरएस सर्किट भी था। तो उसमें हमने आरसी सर्किट किया है, ये बात हमें समझ नहीं आई। आरसी सर्किट जब तुमने वो पे पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पहले हुआ था, फिर कैपेसिटर, उसमें आरसी सर्किट तुमने किया यस सर। नहीं हुआ था ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग? नहीं सर, आपने सर मैंने वहां पे तो डेफिनेटली पढ़ा था, मेरे को आपका नहीं याद आ रहा नहीं, शायद। मैंने नहीं पढ़ाया, तुम्हें क्वेश्चन भी उससे पूछा नहीं गया। हाँ सर, तब एक्चुअली पेपर बहुत पास आ गया था ना। मुझे लगता नहीं है पढ़ाया, इसलिए मैंने उससे पूछा था कि आरसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे भी एलआर सर्किट होता है, पर उस सिलेबस में ना वो एडवांस में ही आता है, इसलिए शायद उसमें तुमने पढ़ा, एक बार चेक कर लेना, पढ़ाया बीएमसी में पढ़ाया एलआर सर्किट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। सर कराया हुआ है लास्ट सर्किट। ठीक है, वो भी करा देता हूँ उसमें। 8:36 हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक। यस सर। तो ठीक है, तो इसके जितने क्वेश्चन थे बाकी कर लेना फैराडे वाले, और इसके भी जितने वगैरह मैंने असाइनमेंट तो मैं भेज ही दिया है। ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं, सब डिफरेंट है। ठीक है सर। ठीक है, एक एलसी ऑसिलेटर है, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी वाला, ठीक है। ओके सर। सर फिर आप अगली क्लास में एलसी सर्किट्स करा दोगे? हाँ, एलआर सर्किट करा। ओके ओके। ठीक है।